हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर बाय प्रोग्रामिंग ग्लू। हम लोग ने अपने फंडामेंटल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था। बेसिकली पहला पार्ट कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन कवर करता था, जहाँ पे हम लोगों ने सीखा कंप्यूटर का इंट्रोडक्टरी पार्ट, क्यों कंप्यूटर को कंप्यूटर कहा जाता है, क्यों कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर भी कहा जाता है, अगर डेटा प्रोसेसर कहा जाता है तो इसका प्रोसेसिंग मॉडल पढ़ा था और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट के अंदर आते ही हम लोगों ने इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा कि कैसे एक कमरे से कंप्यूटर चला और आज हम लोग के हाथ में, आज हम लोग की डेस्क पे आ गया। और इसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस आई मस्ट से ऑफ कंप्यूटर पढ़ी, जिसमें हम लोग 3 स्टेजेस विच मीन्स 3 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इस वीडियो से शुरू करनी है, तो बिना किसी देरी के हम लोग 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर शुरू करते हैं। तो ज़रा आप रिकॉल करिए 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या फैसिलिटी आई थी? किल्बी और नॉयस जो इन्वेंटर थे, इन्होंने एक इंटीग्रेटेड सर्किट इन्वेंट किया था। ये 3rd जनरेशन कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, इसके इन्वेंशन से, इस इंटीग्रेटेड सर्किट के इन्वेंशन से क्या हुआ कि एक सिलिकॉन चिप के ऊपर 10 to 20 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लाइक ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर, ऐसे पावरफुल कंपोनेंट एक सिंगल सिलिकॉन चिप के ऊपर आ गए। ठीक है, यही टेक्नोलॉजी 4th जनरेशन में और ज़्यादा इवॉल्व हुई और ज़्यादा इन्हेंस हुई और एडवांस हुई। 1965 के बाद एक सिलिकॉन चिप के ऊपर हम लोग एबल थे अराउंड 30,000 कंपोनेंट्स को एडजस्ट करने के लिए। मतलब अब हम लोग 10 से 20 कंपोनेंट की गिनती कतई भूल चुके थे और अब हम लोग इतने ज़्यादा एडवांस हो गए थे टेक्नोलॉजी में कि एक सिलिकॉन चिप के ऊपर अराउंड 30,000 कंपोनेंट्स को एडजस्ट कर सकते थे। और इसी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया उस वक्त के इन्वेंटर्स ने और इसको एक पीक पे पहुंचा दिया, और अब हम लोग सिलिकॉन चिप के ऊपर 1 मिलियन के अराउंड कंपोनेंट को एडजस्ट करते थे। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग 10 कंपोनेंट्स से शुरू किया था हम लोगों ने 3rd जनरेशन में, और 4th जनरेशन में 1 मिलियन कंपोनेंट्स तक आ गए ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप। इससे फ़ायदा ये मिला कि हम लोग के जो कंप्यूटर्स हैं उनका कंपैरेटिवली साइज़ छोटा हो गया और ज़्यादा पावरफुल हो गए इन द टर्म ऑफ कंप्यूटेशन। उनकी कंप्यूटेशन की पावर ज़्यादा हो गई और उनका साइज़ रिड्यूस हो गया। इस टेक्नोलॉजी ने हम लोग को हेल्प किया माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट लाने के लिए। मतलब ये कि सारे कंपोनेंट्स को अगर हम एक सिंगल सिलिकॉन चिप के ऊपर रख सकते हैं, तो क्यों ना इससे एक माइक्रो प्रोसेसर बना दिया जाए जो एक सिंगल चिप के ऊपर सारे जो इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कंटेन करे। और ये फंक्शनैलिटीज़ क्या थी? वो थी अर्थमेटिक, लॉजिकल और कंट्रोल फंक्शनैलिटीज़। जो एक कोर फंक्शनैलिटी होती हैं किसी भी कंप्यूटर की, वो अब 4th जनरेशन में एक सिंगल चिप के ऊपर आ चुकी थी। और इसी टेक्नोलॉजी ने हम लोग को बढ़ावा दिया माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए। इससे क्या हुआ, जब कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया और ज़्यादा पावरफुल हो गया, तो पर्सनल कंप्यूटर, जिसे आज हम लोग पीसी भी कहते हैं, जिसका एब्रिविएशन पीसी भी है, इस पीसी ने, पर्सनल कंप्यूटर ने अपनी पिक्चर बनानी शुरू करी। मतलब लोगों के अंदर अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आ गया था कि क्यों ना हम लोग कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर बनाएं जो सबके लिए अवेलेबल हो, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल हों बल्कि एक नॉर्मल इंसान के लिए भी अवेलेबल हों। इसी को आगे बढ़ाकर एप्पल ने 1978 में अपना एप्पल II लॉन्च किया था, और उसी 1978 में रेडियो शैक डिवीज़न ऑफ 10D कॉरपोरेशन ने अपना TRS-80 इंट्रोड्यूस किया था एज अ पर्सनल कंप्यूटर। इसी को देखते हुए IBM ने भी अपना IBM PC इंट्रोड्यूस किया था इन अ ईयर ऑफ 1981। ओके, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर बात होगी हार्डवेयर से रिलेटेड और कंप्यूटर के फंक्शनैलिटी से रिलेटेड। मतलब ये कि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई। अब क्या हुआ था कि हम लोग ने मेमोरी में भी एक ड्रास्टिक चेंज ला दिया था, क्योंकि अब हम लोग मैग्नेटिक टेप्स को रिप्लेस कर चुके थे बाय द हेल्प ऑफ द सेमीकंडक्टर मेमोरीज। सेमीकंडक्टर मेमोरीज मतलब हम लोगों ने उन्हीं कैपेसिटर्स का, उन्हीं रेजिस्टर्स का यूज़ करके हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज बना लिए थे, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट में चीपर थे, लेकिन
स्टोरेज में काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। स्टोरेज लार्ज थी हम लोग के उस वक्त के रैम मींस प्राइमरी मेमोरी की, और रोम की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम थी, विच इज़ सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। इसके बाद एक जो पोर्टेबल स्टोरेज हम लोग के पास था, उसके रूप में हम लोग के पास फ्लॉपी डिस्क आ चुकी थी, जो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क से काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज हम लोग को प्रोवाइड करती थी। तो फ्लॉपी डिस्क क्या करती थी, आपको कोई भी प्रोग्राम है उसको पोर्टेबल बनाने में हेल्प करती थी। आप उसमें कोई भी डेटा स्टोर कर सकते थे और वो डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक बिना किसी परेशानी के आप ले जा सकते थे। बेसिकली वो एक पोर्टेबल स्टोरेज थी। इसी 4th जनरेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आई कंप्यूटर के लिए, वो थी कंप्यूटर की नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्क्स बनना शुरू हुए 4th जनरेशन में। बेसिकली जो हम लोग आज लैन और वैन की बात करते हैं, विच इज़ लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, वो उस वक्त के सबसे ज़्यादा फेमस कंप्यूटर नेटवर्क्स थे। आज ये हम लोग छोटे छोटे जगह पे यूज़ करते हैं, चाहे वो ब्लूटूथ के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स हों, तो हम लोग आज यूज़ करते हैं लैन और वैन को। और ये इंट्रोड्यूस बेसिकली हुए थे 4th जनरेशन की कंप्यूटिंग में। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर की नेटवर्किंग का एक कॉन्सेप्ट था, वो भी 4th जनरेशन में इवॉल्व हो गया था और यूज़ होने लगा था। ओके, इसके बाद जब हम लोग ने प्रोसेसर के ऊपर महारत हासिल कर ली, सिंगल चिप के ऊपर, कि हम लोग एक सिंगल चिप के ऊपर बहुत ढेर सारे कंपोनेंट्स को रखने लगे, अराउंड 1 मिलियन ऑफ कंपोनेंट्स वी आर एबल टू एडजस्ट ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप। तो इसने हम लोग को कॉन्सेप्ट दिया 4th जनरेशन में मल्टी कोर प्रोसेसर का। मल्टी कोर प्रोसेसर का मतलब है कि मल्टीपल चिप्स के ऊपर जितने भी मान लीजिए, ये इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। एक सिंगल चिप के ऊपर अगर 1 मिलियन के अराउंड कंपोनेंट्स रखे हैं और ऐसी 2 कोर्स हैं, मतलब ये कि ऐसी 2 चिप्स को एक ही प्रोसेसर बना दिया जाए, एक के ऊपर एक रख के, ठीक है, उनको मल्टीप्लेक्स्ड कर दिया जाए, तो ये मल्टी कोर बन जाता था। ठीक है, मल्टी कोर का मतलब यही है, मल्टी कोर्स मतलब मल्टी सिलिकॉन चिप्स। जितनी ज़्यादा सिलिकॉन चिप होती थी, उतना ज़्यादा प्रोसेसर की पावर होती थी, कैलकुलेशन कैपेसिटी होती थी। तो ये एज अ कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था 4th जनरेशन कंप्यूटर में। ओके, उसके बाद जो ग्राफिक प्रोसेसिंग सिलिकॉन चिप थी, वो भी इंट्रोड्यूस हुई थी। ग्राफिक प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि जो भी आपकी बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म होती है कंप्यूटर में, वो तो मेन प्रोसेसर करेगा, लेकिन अगर आपको कोई वीडियो देखना है उसमें ग्राफिक्स आते हैं। ओके, अगर आपको कोई पिक्चर देखनी है उसमें कोई ग्राफिक्स आते हैं, कोई फोटो देखनी है, वो ग्राफिक्स के ऊपर है। तो इस ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए एक अलग से प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो आपकी बेसिक कैलकुलेशन फंक्शनैलिटीज़ कंप्यूटर की होती हैं, बेसिक कैलकुलेशन, डेटा कैलकुलेशन या डेटा प्रोसेसिंग के लिए, वो एक अलग प्रोसेसर था। तो ये 2 अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ के लिए 2 अलग अलग प्रोसेसर दिए गए थे। हालांकि ग्राफिक प्रोसेसर को मेन प्रोसेसर ही हैंडल करता था, लेकिन काम डिवाइड हो जाता था, टास्क डिवाइड हो जाता था। ग्राफिक का काम ग्राफिक प्रोसेसर करता था और बेसिक जो भी परफॉर्मेंस होती थी वो मेन प्रोसेसर करता था। तो इससे ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और पावर काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगी, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगी 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स में। ओके, तो ये सारी बात हो गई है हार्डवेयर से रिलेटेड। 4th जनरेशन कंप्यूटर में कैसे हार्डवेयर इवॉल्व हुआ, कैसे इन्हेंस हुआ, कैसे एडवांस हो गया। अब कुछ बातें हम लोग सीखते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि 2 चीज़ें पैरेलल चली थी हर जनरेशन में। कुछ सॉफ्टवेयर में चेंजेस आए थे, कुछ हार्डवेयर में चेंजेस आए थे। वो ओवरऑल एक कंप्यूटर बना रहे थे, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी ज़रूरत होता है हार्डवेयर के लिए और हार्डवेयर ज़रूरत होता है सॉफ्टवेयर के लिए, और ये दोनों पैरेलल में इवॉल्व हो रहे थे हर जनरेशन ब जनरेशन। तो 4th जनरेशन में सॉफ्टवेयर में क्या नई चीज़ें आई थी? 4th जनरेशन में ग्राफिक यूज़र इंटरफेस यूज़ हुआ था। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस मतलब ये कि जो आज कंप्यूटर आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली ग्राफिक्स के ऊपर चलता है। मतलब कुछ आइकन्स दिखते हैं आपको, कुछ आपको अगर ड्राइंग करनी है तो पेंट का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी एप्लीकेशन एंड एवरी
text and everything and every data is allowed in graphic user interface. मतलब हर चीज़ का, हर एप्लीकेशन का आपको एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस से। आप बेसिकली आपको एक ग्राफिकल स्क्रीन दी जाती है, ओके, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 4th जनरेशन के कंप्यूटर में, ओके। इसके बाद कुछ ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुए थे, जिसमें से कुछ पॉपुलर थे MS-DOS, ओके, विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये 4th जनरेशन कंप्यूटर की तरफ आया था, अराउंड 1975 के आसपास ये आया था, और ये आज भी हम लोग के साथ है, और ये आज इसका वर्जन जो हम लोग के पास बेसिकली अवेलेबल है वो है विंडोज़ 11। और जो एक बहुत ही फेमस OS है विच इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ही फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग के बीच में, वो है मैक OS, जो कि एप्पल ने 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के दौरान इंट्रोड्यूस किया था हम लोग के लिए। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एक और नई चीज़ आई थी विच इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर था, लेकिन कुछ स्पेसिफिक काम करवाने के लिए बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था कि आपके कंप्यूटर को मैनेज करता था, उसे कैसे चलाना है वो काम परफॉर्म करता था। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक काम करना है, मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, आपको टेबल्स बनाने हैं, आपको स्प्रेडशीट बनानी है, तो उसके लिए आपको एक अलग से सॉफ्टवेयर लगता था जिसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर की अपनी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। वी विल डिस्कस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स इन अ सॉफ्टवेयर चैप्टर, कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं और किस किस तरीके से वर्क करते हैं। तो बेसिकली 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनने शुरू हो गए थे। जैसे कि अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट मेंटेन करने, अपनी टेबल्स बनानी है, अपने स्प्रेडशीट बनानी है, अपना डेटा मैनेज करना है, तो उसके लिए भी एप्लीकेशंस आ गई थी। और जैसा कि पिछले स्लाइड में मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों ने 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर की नेटवर्किंग को इवॉल्व कर लिया था, उसको इन्वेंट कर लिया था कि कंप्यूटर की नेटवर्किंग कैसे करें, कैसे कंप्यूटर में रिसोर्सेज शेयर करें उसकी नेटवर्किंग करके, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे चीज़ें ट्रांसफ़र करें और कैसे उनका एक नेटवर्क बना लें। तो यही चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना था जिसको हम लोग कहते हैं यूनिक्स। बेसिकली यूनिक्स की स्पेलिंग जो एब्रीवेशन है वो UNIX नहीं होता, हम लोग को ऐसा लगता है कि ये UNIX होता है, लेकिन यूनिक्स की जो एब्रीवेशन है वो कुछ ऐसे है UNICS। लेकिन जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो ये बेसिकली साउंड करता है यूनिक्स के जैसा, तो इसको यूनिक्स ही नाम दे दिया गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। ओके, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कंप्यूटर की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हुआ करता था, कंप्यूटर्स के बीच में रिसोर्स शेयरिंग के लिए, रिसोर्स मतलब फाइल शेयरिंग या डेटा शेयरिंग के लिए यूज़ हुआ करता था। 4th जनरेशन में ऑन द हैंड ऑफ सॉफ्टवेयर एक नई लैंग्वेज भी बनी थी जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं आज के टाइम में। हर स्कूल में, हर एकेडमिक्स में ये लैंग्वेज सबसे पहले पढ़ाई जाती है। वी ऑल्सो कैन से दिस इज़ अ मदर लैंग्वेज। शुरुआत में सबसे पहले शुरुआत हम लोग इसी लैंग्वेज से करते हैं जो 4th जनरेशन में आई थी, जिसे हम लोग जानते हैं सी लैंग्वेज के नाम से। सी लैंग्वेज 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस हुई थी इन द ईयर ऑफ 1972। ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज थी, और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, ये इन्फ्लुएंस थी एल्गोल लैंग्वेज से। ठीक है, तो सी लैंग्वेज 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस हुई थी इन द ईयर ऑफ 1972। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, और इसी की सक्सेसर थी जो सी का एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच बनाई गई 1985 में, उसको नाम दिया गया C++। ओके, सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी 1972 में, और इसी सी का एक इन्हांस्ड वर्जन या कहा जाए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अप्रोच, जिसको हम लोग ने C++ कहा, ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1985 में। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं 4th जनरेशन के बारे में, कि 4th जनरेशन में कैसे हम लोग ने एक सिलिकॉन चिप को और ज़्यादा पावरफुल बना दिया बाय एडजस्टिंग अराउंड 1 मिलियन कंपोनेंट ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप, and this technology lead us to think about the microprocessor,
because microprocessor contains all the circuitry needed to perform arithmetic, logical and control function, which is a control functionality of any computer, and this all functionalities were available on a single microchip. Okay, and this technology also lead us to think about the personal computers. पर्सनल कंप्यूटर की भी हम लोग को एक लीड किया इसने पर्सनल कंप्यूटर बनाने की तरफ, और इसी के चलते एप्पल ने अपना एप्पल II 1978 में इंट्रोड्यूस कर दिया, और रेडियो शैक डिवीजन ने अपना TRS-18 भी इंट्रोड्यूस कर दिया। लेटर on the year of 1981, IBM also have introduced its PC named as IBM PC। मैग्नेटिक कोर्स को रिप्लेस कर दिया गया था सेमीकंडक्टर मेमोरीज की जगह से। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर मेमोरीज ने मैग्नेटिक टेप की जगह ले ली थी, और अब हम लोग के पास लार्जर रैम थी और चीपर रोम थी। मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी बड़ी हो गई थी और रोम बड़ी थी और वो ज़्यादा चीपर भी थी। तो मतलब ये कि जो हम लोग के पास स्टोरेज था वो ज़्यादा था और बहुत ही चीप भी था, विच वॉज लेस एक्सपेंसिव। पोर्टेबल स्टोरेज के तौर पे हम लोग के पास फ्लॉपी डिस्क थी, और 4th जनरेशन कंप्यूटर में कंप्यूटर की नेटवर्किंग भी इंट्रोड्यूस हो गई थी। LAN and WAN, local area network and wide area network was popular of that time among the computer networks। और जैसे कि मैंने आपसे ये चीज़ कही थी, शेयर करी थी कि जो माइक्रो प्रोसेसर था उसकी एक अप्रोच भी आई थी, दूसरा एक कहा जाए इन्हेंस वर्जन का एक कॉन्सेप्ट भी आया था 4th जनरेशन कंप्यूटर में कि मल्टी कोर माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा सिलिकॉन चिप्स को मल्टीप्लेक्स्ड करते थे या उसको एक दूसरे से जोड़ देते थे ताकि वो मल्टी कोर माइक्रो प्रोसेसर बन सके और ओवरऑल क्या कर सके कि कंप्यूटर की पावर को, कैलकुलेटिंग पावर को इन्हेंस कर सके, बढ़ावा दे सके। ठीक है, और हम लोग के पास 4th जनरेशन कंप्यूटर में बहुत सारी नई चीज़ें आई थी, जिसमें ये थी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग सिलिकॉन चिप भी इंट्रोड्यूस हो गई थी, जिसमें हम लोग अपने ग्राफिक्स से रिलेटेड फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवाते थे। ऑन द अदर हैंड ऑफ द सॉफ्टवेयर, न्यू ग्राफिक यूजर इंटरफेस भी इंट्रोड्यूस हो गया था पीसीज के लिए। ये इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था कि जो प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं, जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ नहीं जानते हैं कंप्यूटर की, वो ग्राफिक के थ्रू कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाएँ, जो कि एक ईजियर वे होता उनके लिए जो कंप्यूटर प्रोफेशनल नहीं थे। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो इंट्रोड्यूस हुए। Several of them are MS-DOS, which is Microsoft Disk Operating System, and Microsoft Windows, and Apple also had introduced its GUI based software, which is operating system, which is Mac OS. Different application software were also available in markets at that time to making and for maintaining your documents, your table, your spreadsheet, overall to maintaining your data. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी उस वक्त आया था, वो स्पेशली आया था कंप्यूटर की कम्युनिकेशन के लिए, कंप्यूटर के बीच में रिसोर्स शेयरिंग के लिए। ओके, इसी के चलते C लैंग्वेज भी 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आ गई थी एज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसी का एक इन्हेंस्ड वर्जन आया था विच इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच ऑफ C, जिसको हम लोगों ने नाम दिया C++। तो अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने